सो ही फ्रेंड्स, दिस इज मेरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होते ही हम फ्यूनरल का सीन देखते हैं और वहाँ पे आती है हमारी हीरोइन, क्योंकि उसके हस्बैंड का डेथ हो चुका था। वैसे उसके हस्बैंड का पूरा फैमिली भी आया ही हुआ था और उसकी माँ काफी रो भी रही थी, पर फिर भी जब हीरोइन आती है तो उन लोग को थैंक यू बोलती है यहाँ पे आने के लिए। और साथ में हमें पता चलता है कि उसके हस्बैंड का डेथ एक्सीडेंट से हुआ था। तो अब उन लोग को ये सब बोल के वो कहती है कि उसको अपने हस्बैंड के साथ कुछ देर अकेले रहना है। तो बाकी सारे लोग चले जाते हैं वहाँ से। हाँ, वो रोती भी है उस टाइम पे बहुत। पर फिर वहाँ पे आते हैं इस कहानी के हीरो, जो कि फ्यूनरल में रेड ड्रेस पहन के आए थे, क्योंकि वो खुश थे। वो किसी की भी डेथ की वजह से उदास नहीं थे। तो वो चाहते हैं जब ग्रेव पे, तो वो हीरोइन से कहते हैं कि तुम हंस रही हो कि रो रही हो, क्योंकि वो ऐसे ही रो रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। अब इस मोमेंट पे जब हीरोइन उनको देखती है तो वो तो उनसे अट्रैक्टेड फील करने लगती है। वो हीरो के करीब जाती है, उनसे पूछती भी है कि वो सिंगल है या नहीं। इन शॉर्ट वो उनको जता रही थी कि वो उनके प्रति अट्रैक्टेड है और उसको कोई मतलब नहीं है अपने हस्बैंड के डेथ से। तो वो भी उसका इशारा समझ ही गए थे। वो उसको लेके जाते हैं सीधे रूम में। और वैसे इस टाइम दोनों का ही फर्स्ट टाइम था, उनकी बातों से ऐसा पता चलता है। पर फिर भी वो लोग ये टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो उससे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उसका मांगते हैं, जिसमें वो कहती है कि अगर मैं सेटिस्फाइड होंगी तो मैं खुद ही तुम्हें दे दूंगी। तो अब वो फिर से शुरू हो जाते हैं और वैसे दोबारा पूछते भी नहीं है कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठते हैं, वो जाते हैं नहाने। इतनी देर में तो हीरोइन गायब हो जाती है उनके रूम से। और ये देख के उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमी को कहते हैं उसके बारे में पता लगाने के लिए। इधर वो आती है अपने घर पे, यानी कि विन फैमिली में, जिस घर की वो बहू थी। वहाँ पे आते ही एक लड़की उस पर हाथ उठाने लगती है। वैसे वो मार तो नहीं खाती, पर हाँ, वो लड़की उस पर चिल्लाने जरूर लगती है कि कल रात में कहाँ थी, किसके साथ घूम रही थी, घर पे क्यों नहीं आई। वो कहती है मैं कहीं पे भी नहीं गई थी रात में, मैं पूरी रात अपने हस्बैंड की ग्रेव पे थी। अब उसके इस बात पे डेफिनेटली उस लड़की को भरोसा नहीं होता। तो वो जाती है अपनी माँ को ये सब बोलने के लिए, ताकि उसकी माँ सबक सिखाए हीरोइन को। अब इस पॉइंट पे मैं बता दूं कि हीरोइन का नाम जायची था, शेंग जायची। तो अब इस पॉइंट पे उसकी मदर इन लॉ भी उसको डांटना शुरू कर देती है, क्योंकि हाँ, आज ही उसका और उनके बेटे का शादी हुआ था और आज ही के दिन उसका पति मर गया। पर फिर भी इस बात के लिए वो लोग उसको नहीं कोसे। पर वो पूरी रात बाहर गायब कैसे रह सकती है? ये बहू के रहने का तो कोई तरीका नहीं होता। ऐसे ही कर करके माँ बेटी बहुत उसको सुनाने लगते हैं। पर उसके पापा उस टाइम रोकते हैं उन लोग को और बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर जायची को वही रुकने के लिए कहते हैं। तो अब होता भी ऐसा ही है। उन लोगों के जाने के बाद उसके पापा उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर ली क्या बोले। तो वो कहती है कि शाओचेंग की हालत में सुधार है। अब ये शाओचेंग कौन था? तो वो उसका भाई था, जिसका ट्रीटमेंट उसके पापा करवा रहे थे। नहीं नहीं, वो इतने अच्छे नहीं थे, वो तो एक नंबर के घटिया इंसान थे। वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे भाई का इलाज तब तक होता रहेगा जब तक तुम मेरा बात मानोगी, वरना अगर तुमको किसी से शादी करने का मन हो, और वो आदमी मेरा बेटा ही भले क्यों ना हो, पर उसको भी मरना पड़ेगा। अब ये बात सुन के वो थोड़ा चिल्ला देती है, जिसकी वजह से उसको बुरी तरीके से मार खाना पड़ता है। अब इस टाइम तक उनका बेटा आता है वहाँ पे, दूसरा बेटा। वो आके अपने पापा को समझाता है कि ही फैमिली की जो बेटी है वो जायची से मिलना चाहती है, क्योंकि वो दोनों दोस्त है और ही फैमिली बहुत अच्छा फैमिली है, तो ये उनके वेन फैमिली के लिए बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए उसको बाहर जाने दिया जाए। तो अब होता भी ऐसा ही है। मिस्टर वेन उसको बाहर जाने देते हैं, पर सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो वो जाती है अपने फ्रेंड के पास। वैसे उसकी फ्रेंड को भी पता था कि उसका हालत क्या ही है, तो वो पूछती भी है इस बारे में। पर वो कहती है कि जब तक मेरा भाई उनके कब्जे में, मैं कुछ नहीं कर सकती। पर बात तो सही था, वो कुछ कर नहीं सकती थी। पर फिलहाल उसको कहाँ जाना है ये उसकी फ्रेंड पूछती है। तो वो कहती है लॉस एंजलिस एयरपोर्ट। तो अब दोनों निकल जाते हैं वहाँ जाने के लिए। उसी एयरपोर्ट पे पता चलता है कि वहाँ पे हीरो भी बैठे हुए हैं और उनका आदमी उनको बताते रहता है कि बहुत कोशिश किया, पर उस लड़की का कुछ भी पता नहीं लगा पाया वो। और साथ में ये भी पूछता है कि वो वेन फैमिली में रिटर्न कब होंगे। इट मीन्स वो भी वेन फैमिली के मेंबर है। जिसपे वो आंसर करते हैं कि एक बार वो लड़की उनको मिल जाए, उसके बाद वो वेन फैमिली में चले जाएंगे। अब ये सारी बातें बोलने के बाद वो उसको 3 दिन का टाइम देते हैं उस लड़की को ढूंढने के लिए। इतनी देर में वो चले जाते हैं लॉस एंजलिस अपने कंपनी में। और वैसे वो बातें करके तो चले जाते हैं, पर हम वहाँ बैठे देखते हैं जायची को। वो उस टाइम पे अपने पति के बारे में सोच रही थी, जिसका अभी डेथ हुआ था। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस पॉइंट पे मिस्टर बेन वहाँ पे आते हैं और अपने बेटे को डांट के वहाँ से भगा देते हैं, पर इसलिए क्योंकि वो उसको कहते हैं कि तुमको कोई टच नहीं कर सकता, तुम डरो मत, क्योंकि तुम मेरी हो। तब ये सब सोचने के बाद वो वहाँ से अपना सामान लेके चली जाती है। उस पॉइंट तक वहाँ पे मिस्टर बेन अपने आदमियों के साथ आ जाते हैं। उनको लगता है कि जायची वहाँ से जा रही है, तो वो उसको रोकते हैं। पर ये क्या, वो लड़की जायची नहीं थी, वो तो उसकी फ्रेंड थी। तो वो उसी से पूछते हैं कि जायची कहाँ है। वो कहती है वैसे मुझे भी नहीं पता, वो तो थोड़ी देर पहले ही कहीं अलग चली गई, और ऐसे आपको भी पता चलेगा ना उसके बारे में तो मुझे जरूर बताइएगा। तो अब वो ये बात सुन के अपने आदमियों को लगा देते हैं जायची को ढूंढने के लिए। इधर जायची थी हॉस्पिटल में, जो कि अभी तक किसी को पता नहीं था। पर वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है शाओचेंग को लेके, यानी कि उसके भाई को लेके, जिसका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। अब अपने भाई का बात सुन के वो भी दौड़ी चली जाती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि वो तो ठीक हो गया था ना, अब क्या हो गया? जिस पे डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर बेन उसको ये कहने के लिए कहे थे। अब ये सुन के वो और कहाँ ही भागेगी, वो वहीं बैठ जाती है। उस टाइम पे वहाँ पे वेन फैमिली का दूसरा बेटा आता है और वो उस पे चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम तो
मेरे भाई को खा गई। अब और क्या चाहती हो मेरे फैमिली से? वो कहती है मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को मरते हुए देखना चाहती हूँ। अब ऑब्वियसली इस बात पे वो उसको एक चाटा जड़ देता है, दूसरा हाथ भी उठाता है पर वो हाथ पकड़ के लगाती है उसको एक चाटा और कहती है कि तुम्हारे फैमिली में कोई भी अच्छा आदमी है क्या? एक एक करके वो सारे फैमिली मेंबर्स का चरित्र उसके सामने खोल के रख देती है, पर उसको क्या ही मतलब था इसे, क्योंकि वो भी तो उनमें से एक था, इसलिए वो उसका पकड़ लेता है गला। तब वो कहती है कि तुमको पता है तुम्हारा भाई कैसे मरा? तुम्हारे पापा ने उसे मार दिया। तुम्हारे पापा चाहते नहीं थे कि मेरा शादी हो उससे और इसीलिए शादी वाले दिन ही उसे मार दिया। अब ये सुन के वो फिर से उस पर हाथ उठाने वाला था, पर वो अचानक से पूरी चेंज हो जाती है। वो उसे माफी मांगने लगती है, उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारना। पर क्यों, ऐसा भी क्या हो गया था? तो वहाँ पे मिस्टर बेन अपनी वाइफ के साथ आ गए थे और वो डेफिनेटली नहीं चाहते थे कि जायची के चेहरा पे कुछ भी हो, और फिलहाल तो उसके चेहरा पे चोट दिख रहा था उनको। तो वो अपने बेटे को डांटना और मारना शुरू कर देते हैं, बहुत मारते हैं। और इस मोमेंट पे उनकी वाइफ उनको रोकती है, तो वो आगे और कुछ भी बहस नहीं करते, बस जायची को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद वो उससे कहते हैं कि कल से तुम्हारा भाई का इलाज होगा मेंटल हॉस्पिटल में। अब वो पूछती है क्यों, पर इस बात पे मिस्टर बेन कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वही होगा, और अगर तुम मेरे अगेंस्ट गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये बोल के फिर से वो उससे चिपकना शुरू कर देते हैं, और ये चीज उसको पसंद नहीं आता तो वो उनको धक्का देती है। वो कहते हैं कि तुमको डर नहीं लगता मैं तुम्हारे भाई को मार दूं? तो वो कहती है अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना तो मैं खुद के साथ साथ इस पूरे फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। अब उसके इस बात पे तो उसको पनिशमेंट मिलना तय था, और उसको पनिशमेंट मिलता है, उसको सॉलिटरी कॉन्फाइनमेंट रूम भेज दिया जाता है नील डाउन होने के लिए, ताकि उसको समझ में आए कि वो क्या गलती की है। इधर हमारे हीरो लॉस एंजलिस तो गए ही नहीं थे, वो अपना ट्रिप कैंसिल कर दिए थे आखिरी मिनट पे, और फिर परेशान हो रहे थे उसी लड़की के लिए। पर इस टाइम पे उनका फ्रेंड ढेर सारी लड़कियों का फोटो लेके आता है जो उस टाइम उस फ्यूनरल में शामिल थी। अब वो सारी लड़कियों का फोटो देखते हैं, पर उन सभी लड़कियों में से एक भी फोटो उसका नहीं था, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो उसको वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, तो वो बाहर जाता है, तभी उसको दिखता है एक फोटो नीचे गिरा हुआ। वो उठा के देखता है फोटो, एंड देन अपने मन में सोचता है कि ये लड़की तो पक्का नहीं हो सकती, पर लड़की तो वही थी। ये हमारे हीरो भी देख लिए थे, और वो पूछते हैं कि क्यों नहीं हो सकती, जिसपे उनको पता चलता है कि ये सिहाई की वाइफ है। सिहाई मतलब वेन फैमिली का बेटा, यानी कि उनकी भाभी हुई, क्योंकि हाँ वेन फैमिली के बेटे वो भी थे। उनका फ्रेंड आगे बताता है कि ये तो सिहाई से बहुत प्यार करती थी, बहुत रो भी रही थी उसके फ्यूनरल वाले दिन, पर हमारे हीरो को शायद ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको तो अब बस वेन फैमिली में वापस जाना था। इधर हम जायची को देखते हैं जो अपना पनिशमेंट पूरा कर रही थी। वहीं पे वेन फैमिली की बेटी भी आती है और उसको और सुनाना शुरू कर देती है, यही सब कि तुम भागने की कोशिश कर रही थी, इस फैमिली से तुम कहीं नहीं जा सकती। इतना बोल के वो उसको कहती है कि एक बार ये पनिशमेंट खत्म करो, उसके बाद तुम मेरे लिए मैन्युस्क्रिप्ट बनाओगे डिजाइन कंपटीशन के लिए। अब ये सुन के जायची बोलते है कि इस पूरे फैमिली में ना सबसे बड़ी गलती तुम ही हो। ऑब्वियसली उसको गुस्सा आता है, पर इस टाइम तक मेड वहाँ पे आ जाती है ये कहने के लिए कि आज मिस्टर वेन कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंस करने वाले हैं, तो सभी को बुलाए हैं। तो अब सारे लोग जाते हैं वहाँ पे। मिस्टर वेन अपने तीसरे बेटे यानी कि जिंगचिंग का नाम सभी को बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि वो इस फैमिली में वापस आ रहा है। इट मीन्स हमारे हीरो का नाम था जिंगचिंग, तो वो भी इसी फैमिली के बेटे हैं, तो उनका भी इतना ही हक होता है जितना बाकी बेटों को होता है। अब वैसे इस फैमिली के किसी भी मेंबर को उनके बारे में इसलिए नहीं पता था क्योंकि वो उनका नाजायज बेटा था। तो अब बात तो बहुत हो गया था, थोड़ी देर में वो वहाँ पे आ जाते हैं, और उनको देख के सबसे ज्यादा जो शॉक्ड होती है वो हमारी हीरोइन ही रहती है, पर वो किसी से कुछ कहती नहीं और ना ही वो बोलते हैं। मिस्टर बेन उनको उनका रूम बता देते हैं जो उसके भाई के बगल वाला रूम था, तो वो चले जाते हैं अपने रूम में। इधर रात में जायची अपने रूम में बैठ के वही मैन्युस्क्रिप्ट बना रही थी, तभी वो लड़की फिर से वहाँ पे जाती है और उसको सुनाना शुरू कर देती है कि अगर तुम्हारा ये डिजाइन मुझे गोल्ड मेडल नहीं दिलाएगा तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ये बात सुन के वो भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करती और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी बगल वाले खिड़की से वहाँ पे आते हैं जिंगचिंग। वो आके उससे पूछते हैं कि तुम कितना बर्दाश्त करती हो। वो कहती है तुम इस फैमिली में क्या कर रहे हो। अब इस बात पे वो भी कहते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा शायद मेरा यहाँ पे आना। अब इतना बोल के वो उसको बेड वाला सारा मोमेंट्स याद दिलाने लगते हैं, जिससे कि वो भी पिघल जाती है। और वैसे वो वापस से उसको अपने क्लोज आने का मौका भी देते हैं, पर वो क्लोज आते रहती है। इतनी देर में वो उससे पूछते हैं कि इस आदमी का फोटो यहाँ पे क्या कर रहा है, जिसको देख के वो कहती है कि ये तुम्हारे बड़े भाई और मेरे हस्बैंड है। तो कहाँ जाएगा ये फोटो। वो उस फोटो को उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से कचरे लोगों का फोटो कचरा में ही जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब बात होने के बाद वो दोनों जो करने आए थे वो करते, यानी कि क्लोज आते हैं एक दूसरे के। इधर उनका दूसरा भाई उनके रूम में जाता है, उसको हमारे हीरो से कुछ काम था तो वो अंदर जाता है, पर उसको तो वो दिखते ही नहीं है कहीं पे। इस मोमेंट पे उसको याद आता है वो सिनेरियो जब वो इस घर में आए थे, और तब उसको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते थे क्या, यानी कि जायची और हमारे हीरो। तो वो जाता है जल्दी से जायची के रूम में, बहुत चिल्लाता है, गेट खोलने के लिए कहता है, पर गेट कोई खोलता ही नहीं है। वो तो चिल्ला चिल्ला के सारे फैमिली मेंबर्स को वहाँ पे इकट्ठा कर लेता है और सबको बताता है कि जिंगचिंग इस रूम में है जायची के साथ, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते भी हैं। तो अब सारे लोग लग जाते हैं उसका गेट नॉक करने में। मिस्टर वेन
तो दूसरा की भी लाने के लिए कह देते हैं, पर तब तक वो गेट खोल देती है। तो अब उससे क्वेश्चन किया जाता है कि वो इतना देर से कर क्या रही थी, जिसमें वो कहती है कि वो शावर ले रही थी इसलिए वो सुन नहीं पाई, पर सब लोग इतना अर्जेंटली क्यों आए हैं। अब इस बात का उसको कोई आंसर नहीं मिलता, क्योंकि सारे लोग सीधे उसके रूम में घुस जाते हैं और चिंग को फाइंड आउट करने लगते हैं, पर वहाँ पे उन लोगों को कोई नहीं मिलता। पर हाँ, थोड़ी देर बाद वहाँ पे चिंग जरूर आते हैं और सभी से पूछते हैं कि सारे लोग इस टाइम पे इस रूम में क्या कर रहे हैं। मिस्टर बेन उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ पे थे, जिसमें वो कहते हैं कि वो तो किचन में थे, पानी लाने गए थे। तो अब इससे आगे कुछ भी उनको नहीं बोला जाता। पर हाँ, जायची को जरूर मिस्टर बेन कहते हैं कि अब से तुम अपना रूम लॉक नहीं करोगी। उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था इस चीज से। तो अब थोड़ी देर बाद वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं मैसेजेस के थ्रू। वो बताती है इस घर में कहाँ कहाँ कैमरास है और उनको किस बात का ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा, और साथ में वो कैप्चर तो हुए ही होंगे, तो वो इसका जुगाड़ भी कर ले। अब इधर जायची का मैसेज करना हुआ ही था कि उसके फादर इन लोग फिर से वहाँ पे आ जाते हैं और सीधे पूछने लगते हैं कि किसको मैसेज कर रही थी। आके उसका फोन चेक करते हैं, पर फोन में कुछ नहीं मिलता। तो वो उसको कहते हैं कि तुम चिंग से दूर रहना, मैं नहीं चाहता हमारे फैमिली में ऐसा कुछ भी हो जो बहुत एम्बैरेसिंग हो। अब ये सब तो ठीक था, पर वो मैसेज गया कहाँ? तो वो झट से डिलीट कर दी थी सारा मैसेज। तो अब सारा बात तो हो ही गया था, तो मिस्टर बेन भी वहाँ से चले जाते हैं। पर बाहर जाते हैं वैसे ही उनका बेटा उसी लड़की को लेके आता है वहाँ पे, और वो लड़की बताती है कि वो अपने आंखों से देखी है जायची के रूम की खिड़की से सिंचन को भागते हुए। तो अब इस बात का तो एक्सप्लेनेशन उन दोनों को ही देना पड़ेगा, इसलिए सभा बुलाया जाता है वापस से लिविंग रूम में। अब वहाँ पे जाने के बाद भी जायची सेम ही चीज बोल रही थी कि वो शावर ले रही थी, और चिंग भी सेम चीज बोल रहे थे कि वो पानी लाने गए थे। इट मीन्स इलाज उस लड़की को अपने दिमाग का करवाना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसे ही हवाबाजी करने से तो कुछ नहीं होगा ना, एविडेंस नाम का भी तो कोई चीज होता है ना। तब सर्विलेंस वीडियो देखने का बात होता है। वो लोग तो पूरा श्योर थे कि आज तो जायची पकड़ी जाएगी। जायची भी बहुत घबरा गई थी कि 5 मिनट में कोई क्या ही कर लिया होगा, पर नहीं, जब वीडियो चेक किया जाता है तो पता चलता है कि सच में वो किचन में ही थे। तो अब इस बात से मिस्टर बेन को बहुत गुस्सा आता है। वो लड़की तो कहती है कि वो अपनी आंखों से देखी थी जायची की खिड़की के बाहर कूदते हुए उनको, पर उसके बातों पे कोई भरोसा नहीं करता। अब वो चिल्लाना शुरू कर देती है उस लेडी पे जो यहाँ पे फुटेज लेके आई थी, यानी कि वही कुछ छेड़छाड़ की होगी। पर वो भी कहती है कि इतनी जल्दी कोई क्या ही मैनिपुलेट कर लेगा उस वीडियो को। पर वो लड़की तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक ही राग लापे जा रही थी, और ये सुन के मिस्टर बेन उसको एक थप्पड़ जड़ देते हैं। और इतना ही पे नहीं रुकते हैं, उसको बाल पकड़ के लेके जाते हैं वहाँ से, उसको पनिशमेंट देने के लिए अच्छा खासा। वो बहुत चीखती चिल्लाती है, और इधर ये लोग बैठ के आराम से चाय का मजा लेते रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जिंगशिंग पे। उनको उनका आदमी जायची के बारे में बता रहा था। जायची शेंग फैमिली की बेटी थी। हाँ, शेंग फैमिली भी कोई गरीब फैमिली नहीं था, अच्छा खासा अमीर फैमिली था, पर उसके पेरेंट्स का डेथ हो चुका था, और इसीलिए विन फैमिली जायची को अडॉप्ट कर लिया। और यहाँ तक कि शेन फैमिली का जो कंपनी है वो भी विन फैमिली हथिया लिया। तो सबको ऐसा लगता है कि जायची लकी है, क्योंकि उसको विन फैमिली अडॉप्ट कर लिया था, पर ऐसा सच नहीं है, क्योंकि विन फैमिली का तो जिंदगी शेंग फैमिली के बिजनेस से चल रहा है। क्योंकि 10 साल पहले विन फैमिली में अच्छा खासा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था सिहाई की वजह से। उसको हर तरीके का बुरा आदत था, तो वैसे इंसान से जायची शादी की थी। इसका तो एक ही रीजन हो सकता है ना, ये विन फैमिली उसको अडॉप्ट किया था, वो इसीलिए उससे शादी की। वो कहते हैं कि अगर मैं पूरे विन फैमिली को खत्म कर दूं और उसको लेके यहाँ से चला जाऊँ, तो जिसमें उनका आदमी उनको कहता है कि ये सब सही नहीं है। और वैसे भी 3 तरीके की महिला होती है। सबसे इजी वो होती है जो सिर्फ आपके पैसों से प्यार करती है, आपसे नहीं। उससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है जो इंसान से प्यार करती है, पैसों से नहीं। और सबसे अलग वो होता है जो ना ही इंसान से प्यार करती है और ना ही पैसों से। और शायद जायची इसी तरीके में आती हो। अब फिलहाल इस बात से उनको कोई मतलब नहीं था, तो वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जायची बैठ के मैनो स्क्रिप्ट रेडी कर रही थी, साथ में वो सोच भी रही थी कि इतनी जल्दी सर्विलेंस वीडियो का कंटेंट कैसे चेंज हो गया। तो अब वो कुछ सर्च करने बैठती है, जिससे उसको पता चलता है कि एलएस ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है उसके पास सारे कोर मॉनिटरिंग रिसोर्सेज का कंट्रोल है वर्ल्ड का। तो ये काम करना उसके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि वो सिर्फ विन फैमिली का बेटा ही नहीं, एलएस ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है। हाँ, ये जानने के बाद कुछ शौक तो बहुत हुई थी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं था, बहुत बड़ा कंपनी था, और जिंगचिंग उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। तो वो सोच लेती है उनका यूज कैसे करना है विन फैमिली के खिलाफ। पर ये बात हमें नहीं बताती, अभी बस अपने दिमाग में रखती है, और वापस से जो काम कर रही थी वो करने लगती है। तभी वो लड़की आती है, और वो भी उससे रीजन पूछती है ये जो भी सर्विलेंस वीडियो का लोचा हुआ था उस बारे में। अब जायची उसको कहती है कि तुम अपने इस दिमाग से तो सोच नहीं सकती। इस बात पे वो गुस्सा चाहती है, हाथ उठाने लगती है, जिसपे जायची उसको देती है एक चाटा। तो वो लड़की भी उससे बहस करना शुरू कर देती है, यही सब बोलती है कि मैं माँ को जाके बता दूंगी, तुम्हारा जिंगचिंग के साथ अफेयर चल रहा है ना, मुझे सब पता है। ये सब बोलते बोलते उसका ध्यान जाता है मैन्युस्क्रिप्ट पे, और ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है और वो लेके भाग भी जाती है, क्योंकि उसको लगा था कि जायची उसके लिए ये सब बनाई है। वैसे जायची भी कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि ये प्लान तो उसी का था। अब देखते हैं क्या प्लान था। अब रात में जायची के रूम में आते हैं जिंगचिंग। वो उससे पहले पूछते हैं कि वो लड़की उसके रूम में आई थी तो वो परेशान तो नहीं की ना उसको।
को, वो भी कहती है नहीं। देन वो उससे पूछते हैं कि तुम क्लासिक ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करती। वो कहती है नहीं कर सकती। जिसपे वो कहते हैं कि अभी वो जो तुम्हारे रूम से लेके भागी थी वो तुम बनाई थी ना। वो कहती है हाँ। जिसपे वो कहते हैं कि रुको मैं लेके आता हूँ, पर वो कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, वो उसी के लिए बनाया हुआ था। और वैसे इस टाइम पे जायची को उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं करना था, तो वो आराम से उनके गोद में बैठ जाती है। देन वो उससे कहते हैं कि मेरे साथ चलो, इस फैमिली से बहुत दूर। वो उसको अपने घर लेके जाना चाहते थे, जहाँ की रानी वही रहेगी, जहाँ उसको जो मर्जी करने का वो कर सकती है। जिसपे वो कहती है कि तुम्हारे पिता मरे नहीं है अभी तक, जो ये बात तुम बोल रहे हो। वो कहते हैं मेरे मन में तो वो मर ही चुके हैं। जिसपे वो कहती है ठीक है, फिर तुम्हारी रानी तुमको ऑर्डर दे रही है कि तुम RH नेगेटिव ब्लड ढूंढो। अब इस बात से उनको भी कोई दिक्कत नहीं था, वो तो कोई क्वेश्चन भी नहीं करते। पर हमें बताया जाता है कि उसको इस ब्लड का नीड क्यों है। वो डॉक्टर ली से बात करती है अपने भाई के रिगार्डिंग। तब डॉक्टर उसको बताते कि उसका भाई बहुत बीमार है और रेगुलर उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, और उसका ब्लड टाइप भी इतना ही रेयर था, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप था उसका, तो बस इसीलिए उसको ये ब्लड ग्रुप चाहिए था। तो अब प्रेजेंट में ये सब सोचने के बाद वो कहती है कि मुझे एक और हेल्प चाहिए तुमसे। पर वो क्या? तो वो कहती है कि यूयू का ज्वेलरी डिजाइन फाइनली स्टार्ट होने वाला है। यूयू वही लड़की जो अभी आके उसका मैन्युस्क्रिप्ट लेके गई थी उससे। तो वेन फैमिली की बेटी होने के नाते और लिंग फैमिली की बहू होने के नाते, जी हाँ, यूयू मैरिड थी और लिंग फैमिली के बेटे से उसका शादी हुआ था। तो जायची बस इतना चाहती थी कि इस कंपटीशन को मीडिया ज्यादा अटेंशन दे। तो अब होता भी ऐसा ही है। मीडिया इतना अटेंशन दे देता है कि सारे लोग को पता चल जाता है कि यूयू जो वर्क अपना लेके गई है वो किसी और का वर्क है, जो कि बहुत फेमस हुआ था एक टाइम पे, और उस वर्क की वजह से उस इंसान को गोल्ड मेडल भी मिला था, और आज यूयू उसी वर्क को कॉपी की थी। तो अब अच्छा खासा तमाशा बन जाता है यूयू का। उसका पति तो उसको डिवोर्स देने तक का बात करता है, और ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताती है। अब ये जान के उसके पापा और गुस्सा जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि यही रीजन है क्या? मतलब भाई उसका अच्छा खासा इंसल्ट हुआ था जो, जिसपे वो उनको बताने की कोशिश करती है कि वो कुछ भी नहीं की है, सारी गलती जायची की है, वो डिजाइन की थी उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट। तो अब ये जानने के बाद जायची को बुलाया जाता है वहाँ पे, और उससे भी ये सेम क्वेश्चन किया जाता है कि वो ये मैन्युस्क्रिप्ट क्यों दी यूयू को, सिर्फ उसका नाम बदनाम करने के लिए क्या? जिसपे जायची कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो अपने ड्रीम आर्टिस्ट के आर्ट को बनाने की कोशिश कर रही थी। इतनी देर में वो मेरे रूम में आई और ये मैन्युस्क्रिप्ट लेके चली गई। मुझे नहीं पता था इसको ये मैन्युस्क्रिप्ट क्यों चाहिए था। अब इस बात पे वो बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ जानती थी कि मुझे मैन्युस्क्रिप्ट का जरूरत क्यों था, मुझे कंपटीशन में जमा करना था, तो इसका मतलब तुम जानबूझ के मुझे फंसाई हो। वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे अंदर तो डिजाइन का टैलेंट है ही ना, बच्चे से तुम्हारा इतना बड़ाई हुआ इस टैलेंट को लेके, और तुम तो हमेशा इंसल्ट की हो ना मेरे डिजाइन को लेके, तो फिर तुम मेरा डिजाइन कंपटीशन में क्यों दोगी? इतना बोलने के बाद वो अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है कि एज अ डिजाइनर 5 साल पहले गोल्डन ग्रैंड स्लैम में मिंग नाम की आर्टिस्ट जो डिजाइन की वजह से गोल्ड मेडल जीती थी, इस बारे में यूयू को पता कैसे नहीं होगा? तो अब उसके इस बात से तो सभी को पता चल जाता है कि उसको कुछ भी आता जाता नहीं है, और उसका सारा डिजाइन आज तक का जायची ही बनाई थी। तो अब सिर्फ उसको पनिशमेंट मिलते हुए सारे लोग देख सकते थे, कोई कुछ कर नहीं सकता था। पर जायची उस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करती है, और वैसे रात में वो दोनों भी साथ में एंजॉय करते हैं। तो अब नेक्स्ट डे जब वो काम कर रही थी तब उसकी मदर इन लॉ आती है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। वो आते ही सीधे फ्लावर बेस पटक के तोड़ देती है उसके सामने, पर इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि आपको जो भी चीज तोड़ना है आप तोड़ दीजिए, तोड़ना हो जाए उसके बाद मैं आके सफाई कर दूंगी। अब ये बात तो उनको एकदम तीर की तरह चुभता है, क्योंकि उनकी बेटी को रात भर पीटा गया, ऊपर से उसका पति भी अब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इस फैमिली में भी मिस्टर बेन उसको आने नहीं दे रहे हैं। तो अब इसलिए वो कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना? वो कहती है बहुत खुश। ये सुन के वो हाथ उठाती है, पर वो पहले ही गिर जाती है, क्योंकि ये सब चीज देख रहे थे मिस्टर बेन। तो वो आके उठाते हैं उसको, और एज एक्सपेक्टेड अपनी वाइफ को पनिश करते हैं, ना कि जायची को। तो अब अच्छे से पिटाई खाने के बाद वो आती है जायची के पास, उसका डिजाइन लेके फाड़ चीर के फेंक देती है, और उसको खूब सुनाती है कि तुम बाप बेटे दोनों को एक साथ फैसिनेट कर रही हो, कोई शर्म है भी कि नहीं? वो कहती है तुम्ही लोग की वजह से मैं यहाँ पे हूँ ना, वरना मैं कब के लॉस एंजलिस चली जाती। अब ऐसे ही करके दोनों एक दूसरे से बहस कर तो लेती है, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। अब यहाँ से सीन सीट होता है, जायची से मिलने आती है उसकी फ्रेंड, दोनों बैठ के अच्छा खासा बात करती है। जायची तो उसको अपना ब्रेसलेट भी दे देती है। अब ये चीज उसके दोस्त को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो बदले में जायची को इनवाइट करती है उसके फैमिलीज हॉलिडे स्टेट में। अब वैसे उन लोग की बात एक मेड जरूर सुन रही थी, और उसको सुनते जायची भी देखी थी, पर इसका क्या मतलब था कि हमें अभी पता नहीं चलता। तो अब जायची से बात करना तो ठीक था, पर परमिशन भी तो लेना पड़ेगा ना मिस्टर वेन से। तब उसकी फ्रेंड जाती है मिस्टर वेन से परमिशन लेने के लिए, ताकि जायची 3 दिनों के लिए उसके साथ रह सके। पर मिस्टर वेन तो शुरू में साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसका पति का डेथ हुआ था रिसेंटली, और वो इस तरीके की पार्टी में जाएगी ये अच्छा तो नहीं लगता ना। पर उसकी फ्रेंड भी कहाँ ही मानने वाली थी, फिन फैमिली ही फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला था ना। उस बात पे वो कहती है कि ठीक है फिर हम किसी और को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो अब ये सुन के तो उसको मानना ही पड़ता है। वो कहते हैं
कि हाँ ठीक है, वैसे भी ये बहुत दिनों से बाहर नहीं गई है तो थोड़ा घूम लेगी तो इसको अच्छा लगेगा। तो अब परमिशन मिलते ही वो दोनों दोस्त वहाँ से चली जाती है, पर तभी एक मेड आके मिस्टर वेन को कुछ बताती है जो हमें पता नहीं चलता। अब थोड़ी देर बाद वो मिलते हैं चिंग सिंह से और चिंग सिंह को कहते हैं कि वो जो भी कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी छोड़ के वेन कंपनी को ज्वाइन कर ले, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो जहाँ काम कर रहे थे वो उसी में खुश थे और वैसे वो कुछ दिनों के लिए अपने काम पे जाने भी वाले थे। तो अब इतना बात अपने एंड से क्लियर करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब इधर ये दोनों दोस्त आती है पार्टी में, तो अब जायची की फ्रेंड उसके लिए एक रिटर्न गिफ्ट रखी हुई थी। हाँ, वो ब्रेसलेट उसको दी थी ना इसी के बदले, पर वो रिटर्न गिफ्ट था क्या, तो वो गिफ्ट है जिंगचेन। अब उनको देख के वो शॉक रह जाती है। वो उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ कोई सीरियस काम से आई हूँ, पर तुम? जिस पे वो कहते हैं कि मैं बहुत सीरियस काम से आया हूँ और तुमसे ज्यादा जरूरी और क्या है मेरे लिए। अब इतना बात बोलने के बाद वो उसको किस करना शुरू कर देते हैं और इस चीज का फोटो कोई तो खींचता है, पर कौन? तो यूयू खींचती है उन लोग का फोटो। और अब तो उसके हाथ में एविडेंस भी था, तो वो अच्छे से जानती थी कि उसको क्या करना है। इधर चिंगचे को कुछ काम आ जाता है तो वो वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही उसकी फ्रेंड वापस आती है, क्योंकि वो लोग जो प्लान करके आई थी वो एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। पर प्लान क्या था, तो उन लोगों को पता चला था कि मिस्टर वेन की जो वाइफ है वो वहाँ मेल मॉडल्स के साथ आती है। तो वैसे तो जायची ये सब चीज रिकॉर्ड करती है अपने फोन से, पर उसको मजा नहीं आ रहा था। वो चाह रही थी कि अगर रूम में सीसीटीवी कैमरा हो तो जिस पे उसकी फ्रेंड बताती है कि हाँ सीसीटीवी कैमरा तो है, ये देखने के लिए कि सर्वेंट्स को चुरा तो नहीं लेते, और जैसे ही रूम में गेस्ट आता है वो बंद हो जाता है, पर वो सीसीटीवी कैमरा को चालू कर सकती है। तब इस चीज की वजह से वो लोग अच्छे से सब कुछ देख पाते हैं जो भी मिस्टर वेन की वाइफ अंदर कर रही थी। तो अब पता कि ये चीज मिस्टर वेन को दिखाया कैसे जाए। वैसे तो उसकी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड थी ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, पर वो रोकती है क्योंकि मिस्टर वेन पता लगा सकते हैं कि ये वीडियोस और फोटोज ऑनलाइन अपलोड कहाँ से हुआ है, और जैसी नहीं चाहती थी कि वो ही फैमिली को इंक्लूड करे इन सब में, इसलिए उसके पास कोई दूसरा प्लान था। और वो क्या कि वो किसी को मैसेज करके बता देती है, पर हमें पता नहीं चलता। इधर यूयू अपने कैमरा में देख रही थी जो भी फुटेज वो कैप्चर की थी और बहुत खुश थी, क्योंकि आज जायची और चिंगची का तो काम खत्म होने ही वाला था, ऐसा उसको लगता है। तो अब यही सब सोच के वो वहाँ से जाते रहती है, जो कि चिंगचिंग भी देख लेते हैं और उसी टाइम पे उनके फोन में भी वो वीडियो आता है, जिसको देख के उनको भी समझ में आ जाता है कि ये सब चीज जायची ही की है। वैसे उनका आदमी उनसे पूछता है कि यूयू से कैमरा ले लिया जाए क्या, पर वो मना कर देते हैं। अब उस टाइम पे यूयू भी चलते चलते एक आदमी से टकराती है जिसके हाथ में भी एकदम सेम कैमरा था, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उठा के उसको उसका कैमरा दे देता है एंड खुद भी अपना लेके चला जाता है। तो अब यूयू जो काम करने जा रही थी वो जाती है करने के लिए। वो एक लड़की को बोलती है कि इस कैमरा में जो भी फोटोज एंड वीडियोस है उन सबको रिलीज कर देने के लिए। अब रिलीज तो हो जाता है, पर उसकी माँ का फोटोज एंड वीडियोस, जायची का नहीं। और ये जान के वो उस लड़की को डांटना शुरू कर देती है। वैसे गलती उस लड़की का भी नहीं था, क्योंकि कैमरा में जो रहेगा वही वो रिलीज करेगी ना, और ये चीज वो यूयू को दिखाती भी है। और ये देखने के बाद वो अच्छे से समझ जाती है कि किसका प्लान हो सकता है। इधर वो लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि वो लोग जो करना चाह रहे थे थोड़ा बहुत तो अपने मकसद में कामयाब हो ही जाते हैं। तो अब इस मोमेंट पे वो उससे कहते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हो। वो कहती है अगर सुंदर नहीं लगती तो पसंद नहीं करते क्या? वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम 80 साल की हो जाओगी ना, फेस पे पूरा रिंकल्स हो जाएगा, फिर भी मैं तुम्हें पसंद करूंगा। वैसे तुम मुझे पसंद करती हो? वो कहती है थोड़ा से थोड़ा ज्यादा। अब ये सब बात करते करते वो उसको किस भी करते रहते हैं, पर बीच में उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि उनका आदमी आके बताता है कि मिस्टर वेन बाहर अपने आदमियों के साथ वेट करे और बहुत गुस्से में है, वो जायची को ढूंढ रहे हैं। तो अब वो भी कहती है कि ठीक है फिर मैं अपनी फ्रेंड के रूम में जा रही हूँ, वहीं पे जाना सही रहेगा। इतना बोल के वो चली जाती है, पर वो तो पूरा बावले हो गए थे, क्योंकि वो बोली थी ना कि मैं आपको पसंद करती हूँ थोड़ा से थोड़ा ज्यादा, बस यही सोच के बहुत खुश थे। तो अब ये सब बात होने के बाद वो उसको कहते हैं प्लेन का अरेंजमेंट करने के लिए, क्योंकि उनको लॉस एंजलिस वापस जाना है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोनों दोस्तों पे। जायची की फ्रेंड हड़बड़ा के आके उसको एक बात बताती है। वो कहती है कि यूयू डिजाइन कॉम्पिटिशन में जीत नहीं पाई थी, पर उसके बदले एक और आदमी जीत गया, और उसका नाम वो बताती है वांग लियानबिन। अब ये था कौन? तो ये स्कूल टाइम पे परेशान किया करता था जायची को, जो कि उन दोनों को अच्छे से याद था, और स्कूल टाइम पे भी उसकी यही फ्रेंड थी जो उसका सपोर्ट किया करती थी, यानी कि उस इंसान से इसको प्रोटेक्ट करती थी। तो अब ये सब बात जब चली रहा था, तब सिंह का कॉल आता है उसको। वो बड़े प्यार से उससे पूछते हैं कि क्यों मुझे मिस कर रही हो। वैसे वो उसको वाइफ करके बुला रहे थे, और ये चीज उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि उसकी फ्रेंड बगल में थी ना। तो अब वो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि कोई तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा ना वहाँ पे? उसकी फ्रेंड कहती है कि बिल्कुल नहीं, जब तक मैं इसके साथ हूँ तब तक इसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब उसके बाद से उनको भी अच्छा लगता है। पर फिर वो जायची से पूछते हैं कि उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया क्या? वो कहती है कि नहीं, मिस्टर वेन अपनी वाइफ को मारे तो बहुत थे, और वो तो उनके बदला डिवोर्स भी फाइल कर दी थी, पर जाओ फैमिली नहीं माना। जाओ फैमिली मतलब मिस्टर वेन की वाइफ का मायका, और जाओ फैमिली इन सब के बदले अच्छा खासा पैसा दिया है मिस्टर वेन को, और यहीं पे ये मैटर खत्म हो गया। तो अब ये सब बात करते करते एक मेड आती है वहाँ पे, और पता चलता है कि मिस्टर वेन उसको स्टडी रूम में बुला रहे। तो अब वो जाती है वहाँ पे। वो बैठ के वही वीडियो देख के अपना खून जला रहे थे, और उसके आते ही डायरेक्टली उससे क्वेश्चन करते हैं कि दोनों फैमिली का रेपुटेशन बर्बाद करके खुद
खुश हो ना। अब ये सुन के वो तो सीधे मना कर दिए कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर वो गुस्सा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मैं पता नहीं लगा सकता? मैंने पूछा था ही फैमिली से, और वहाँ का सर्विलेंस वीडियो सिर्फ एक वही फैमिली देख सकता है और कोई नहीं। अब इतना बोलने के बाद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ये सब वो की है। वो कहती है कि अगर एविडेंस नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? अब उसका ये बात सुन के मिस्टर बिन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी फ्रेंड आती है उसको डिफेंड करने के लिए, पर इस टाइम मिस्टर बिन किसी का भी सुनने वाले नहीं थे। उसको उठा के पहुंचा दिया जाता है उसके अपने घर। एंड देन जायजी को फिर से पनिशमेंट मिलता है 3 दिन तक एंसेस्ट्रल हॉल में नील डाउन होने के लिए। वो मना करती है तो उसको उसके भाई के जान का धमकी दिया जाता है, तो अब वो भी मना नहीं कर पाती, उसको जाना पड़ता है। अब वहाँ पे बैठे बैठे उसको एक चूहा दिखता है और उस वजह से उसका पुराना याद ताजा हो जाता है। बचपन से भी उसके साथ सेम ऐसा ही होते रहता था, और चूहा तो था ही बचपन वाली जायची को डराने के लिए, इसलिए वो अभी तक चूहा से डरती थी। तो अब ऐसे ही करते करते 3 दिन पास होता है और तब उसको एक मेड आती है बुलाने के लिए बाहर चलने के लिए, पर उसके देह में इतना दम नहीं था, वो बेहोश हो जाती है। एंड देन वो हॉस्पिटलाइज होती है। वहाँ पे ऐसे पूरा विन फैमिली भी आता है, पर उन लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही है, उसको कुछ नहीं हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है जायची पे। उसकी फ्रेंड उसके पास बैठी हुई थी और तब उसको पता चलता है कि 2 दिन बाद वो होश में आई है। वैसे उठते उठते वो अपना फोन ढूंढती है, फोन मिल भी जाता है, बगल में ही था, और उसके फोन पे ढेरों कॉल्स एंड मैसेजेस आया हुआ था जिंगचिंग का। ये देख के उसकी फ्रेंड कहती है कि जिंगचिंग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे तुम्हारे लिए, और वही मुझे कहते तुम्हारे बारे में पता करने के लिए। तो अब ये सब सुन के तो उसको भी समझ में आता है कि जिंगचिंग उसके लिए कंसर्न तो है, और मैसेजेस से तो उनका बेचैनी दिख ही रहा था। पर वो सीधे उनसे पूछती है कि RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम हुआ क्या? वो कहते हैं हाँ हो गया। अब ये सुन के वो बहुत रिलैक्स्ड हो जाती है। एंड देन जिंगचिंग उसकी फ्रेंड से पूछते हैं कि उसको हुआ क्या है जो वो हॉस्पिटल में है। अब उसके साथ जो भी हुआ था ये सारा चीज उसकी फ्रेंड बताती है जिंगचिंग को। मतलब यह है कि बिना खाए पिए उसको 3 दिन तक एंसेस्ट्रल हॉल में नील डाउन करवा के रखा गया था। अब ये बात सुन के तो वो बेचैन हो जाते हैं यहाँ आने के लिए। वैसे उनको रोक के भी कौन रखा था, वो तो डेफिनेटली आ सकते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चाहते हैं विन फैमिली के पास और उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो फ्लोर खाली करने के लिए कहते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा आदमी वहाँ पे आने वाला है। अब वो लोग तो नहीं बताते कि कौन आने वाला है, पर विन फैमिली का बेटा जरूर पता लगा लेता है कि LS ग्रुप का प्रेसिडेंट यहाँ पे आने वाले हैं, क्योंकि उनकी फियांसे एडमिट है। पर उन लोग को ये नहीं पता चलता कि LS ग्रुप के प्रेसिडेंट आखिर है कौन। पर जो भी था, थोड़ी देर बाद वो आते हैं उसके वार्ड में। वो तो घबरा जाती है कि तुम एंट्रेंस से कैसे आ गए, पूरा विन फैमिली तुमको देखा नहीं? वो कहते हैं चिंता मत करो, मैंने उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकलवा दिया था। तो बात तो बहुत हो गया था। वो उसका कंडीशन देखते हैं, उसका घुटना बहुत ही ज्यादा चोटिल था उसका घुटना। ये देख के उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर साथ में बुरा भी लगता है। वो उससे माफी मांगते हैं क्योंकि वो उसके साथ नहीं थे। पर ऐसा भी क्या हो गया जिससे उसको ये पनिशमेंट मिल गया? तो वो बताती है कि उनको पता चल गया था कि ये वीडियो लीक कहाँ से हुआ था। पर जो भी था, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। उनका तो मन कर रहा था अभी उसको मार दे, पर वो रोकती है उनको क्योंकि अभी तक उसके भाई का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, उसका भाई ठीक नहीं हुआ है। उसका ये बात सुन के वो उसको समझाते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ मेरा लिमिट, तुम चिंता मत करो। अब बात तो सही है, पर वो करेंगे क्या? तो वो सीधे पहुंचते हैं एंसेस्ट्रल हॉल में जहाँ वो 3 दिनों तक थी। वहाँ जाके अच्छे से तोड़फोड़ मचा के उस एरिया को जला के वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब करने के बाद पहुंचते हैं घर, जहाँ पे उनके पापा उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। उनको तो पीटने वाले थे, पर वो उनका स्टिक पकड़ लेते हैं। अब उनका ये बिहेवियर देख के उनको और गुस्सा आता है। वो उनको धमकी देते हैं इस फैमिली से बाहर निकालने का। वो कहते हैं कि तुमको इस फैमिली का कोई भी वेल्थ नहीं मिलेगा। अब इस बात से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस टाइम तक वहाँ पे वो भी आ जाती है और उनका ढेर सारा आदमी भी आके उनको पकड़ लेता है, और वो कहते हैं कि अब से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगा, और आज से आप अपने रूम से बाहर नहीं निकल सकते, और साथ में उनके रूम में कोई भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ना रहे। तो अब उनका बात तो कोई नहीं सुनता। मिस्टर वेन को वहाँ से लेके जाया जाता है। तो अब जिंगचिंग जायची को बोलते हैं कि आज से तुम जो जाओगे इस घर में वही होगा। इस टाइम तक दोनों माँ बेटे भी आ जाते हैं वहाँ से, और बेटा तो चीख चीख के बोलने लगता है कि आपने देखा ना माँ, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, मैंने कहा था ना। पर वैसे इस टाइम पे इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि अब जो जिंगचिंग कहेंगे इस घर में वही होगा, और वो कहते हैं उन दोनों को ही अपने अपने रूम में बंद हो जाने के लिए। तो अब ये सब करने के बाद वो दोनों बात करना शुरू करते हैं। वो कहती है कि ये सब करने से मेरे भाई पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, 3 दिनों में तुम्हारे भाई को ब्लड मिल जाएगा। वैसे वो कहती है कि अगर वो आदमी ब्लड देने नहीं आया तो? ये सुन के वो कहते हैं कि मेरे पास बैकअप प्लान है, तो चिंता की कोई बात नहीं थी। वैसे अब उस टाइम तक डॉक्टर भी वहाँ आते हैं, उसका ड्रेसिंग करते हैं, एंड देन अब उसका घुटना भी ठीक हो ही चुका था लगभग। तो अब घुटना ठीक होने की खुशी में वो उसको कहते हैं कि अब हम लोग डेट पे चले, पर जाना कहाँ है? तो मूवी देखेंगे, खाएंगे पियेंगे, ऐसे ही करके टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। वैसे उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो वो दोनों मूवी टिकट लेने जाते हैं, और उस काउंटर पे वो लोग एक प्राइज भी जीत सकते थे। तो वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना ट्राई करके देखा जाए। तो अब जायची पहले ट्राई करती है, और हाँ प्राइज तो वो जीत जाती है, पर उसको ढेर सारे रिंग्स के ऑप्शन में से एक रिंग चूज करने दिया जाता है। अब वो जब वो सारा रिंग देखती है तो पता चलता है कि वो सारे रिंग्स तो लड़कों का है। उसमें से एक रिंग वो उठाती है जो कि मिंग नाम की डिजाइनर डिजाइन की थी, और उसको अच्छे से आता कि इस रिंग का पेयर भी होना चाहिए। पर वो स्टाफ
सिर्फ उसके इस बात को साफ साफ नेग्लेक्ट कर देती है। ये देख के वो जिंगजिंग से पूछती है कि तुम जानते हो यहाँ पे क्या चल रहा है। अब इस पॉइंट पे वो उसको प्रपोज कर ही देते पर करते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उनका आदमी भागता हुआ आता है और वो बताता है कि हीलिन मिल गया है। अब ये हीलिन कौन है? तो ये विंस कंपनी का अकाउंटेंट था 10 साल पहले, और 10 साल पहले विन कंपनी का मेन एम था कोल माइनिंग, और वहाँ पे माइनिंग एक्सीडेंट हुआ था। उसी वजह से विन फैमिली पूरा बर्बाद हो गया था। तो फिर मिस्टर विन तो विन ग्रुप का हालत ठीक कर दिए थे, पर हीलिन जो अकाउंटेंट है उसके पास माइन डिजास्टर का कोर इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगा। तो अब उससे जाके मिलना भी तो पड़ेगा, और वो जाके मिलेंगे जिंगचेंग, क्योंकि वो अभी था इटली में। वैसे वो लोग ट्राई बहुत किए थे उसको ढूंढने का, पर वो कहीं भी नहीं मिला था। और अब जब मिला है तो वो जिंगचेंग से इन पर्सन बात करना चाहता है, ताकि वो उनको सारा सच बता सके। तो अब वो तो वहाँ के लिए जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो पूछते जरूर है उससे कि वो चलना चाहेगी, पर वो कहती है कि नहीं। तो वो अपने आदमी को कहते हैं उसका ध्यान रखने के लिए, और चले जाते हैं खुद। तो अब उनके जाने के बाद वो उनके आदमी से पूछती है कि वो यहाँ आने से पहले ही विन ग्रुप के क्राइम का एविडेंस ढूंढने लगा, ऐसा क्यों? जिसपे वो बताता है कि जिंगचेंग यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए आए हैं, जिनको छोड़ दिया गया था और ऐसे ही मरना पड़ा था। इधर सीन शिफ्ट होता है, वो इटली पहुंच चुके थे उस आदमी के पास, और अपने बारे में भी उस आदमी को बताते हैं, और वो बहुत भरोसा के साथ उनको वो एविडेंस हैंड ओवर कर देता है, जो कि वो इतने दिनों से संभाल के रखा था, ताकि विन फैमिली को सजा मिल सके। तो बस एविडेंस हैंड ओवर करने के साथ ही साथ उसका भी डेथ हो जाता है। तो अब वो जाते हैं वो एविडेंस देखने के लिए, पर वो कुछ भी देख नहीं पाते, क्योंकि वो पेन ड्राइव डैमेज हो चुका था। तो अब वो अपने कंपनी के टेक्नीशियन को बुलाते हैं, जो कि ये डैमेज्ड यूएसबी ड्राइव का डेटा रिस्टोर कर पाए। इधर पूरा विन फैमिली में अभी भी वही चल रहा था जो वो छोड़ के गए थे, यानी कि सब अपने अपने रूम में बंद था। उस टाइम पे उसका आदमी आके बताता है कि वांग फैमिली और विन फैमिली के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, जो कि मिस्टर विन करने वाले थे। तो अब इसलिए उस घर में वांग आया है मिलने के लिए। वैसे तो वो मिस्टर विन से मिलने के लिए आया था, पर वो जाती है मिलने के लिए। अब वांग को तो आप भूल नहीं गए ना, वो उसको कॉलेज टाइम पे परेशान किया करता था। जी हाँ, वो वही आदमी। वैसे वो आके उसको भी अपने बारे में बताता है, याद दिलाता है कि वो क्या हरकत किया करता था, पर फिलहाल उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो कॉन्ट्रैक्ट मांगती है, वो देता भी है, और वो फाड़ देती है, क्योंकि उसको उसके कंपनी के साथ कोई भी कोऑपरेशन नहीं करना था। तब इस टाइम पे तो वो आदमी भी कुछ नहीं कर सकता था। वो चला जाता है वहाँ से, और उन लोग को वहाँ से जाते मिस्टर विन देखते हैं, पर उनको भी उसके सामने नहीं आने दिया जाता है। तो वो लगाते हैं दूसरा उपाय। वो खिड़की से कोई पत्थर वत्थर बाहर फेंकते हैं, जिससे सारे आदमी का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो वहाँ चला जाता है देखने के लिए, और तब तक वो खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। अब जब ये बात उसको पता चलता है, तो वो और क्या ही करेगी, अपने लोगों को बोलती है जाके मिस्टर विन को ढूंढने के लिए। अब इतना तक तो सही था, पर उसको उस टाइम पे ढेर सारा सीरीज मिलता है, और वो देख के उसको समझ में आता है कि ये उसके हस्बैंड यानी कि सिहाई के एक्सीडेंट के पहले का सर्विलेंस वीडियोस का सीरीज है। तो वो प्ले करने का ट्राई करती तो है, पर सही से होता नहीं है। थोड़ा बहुत चीज देखती है और सीडी काम करना बंद कर देता है। तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है, क्योंकि उसका भाई डेटा रिपेयर एक्सपर्ट था, और इस टाइम पे उसका भाई ही उसका हेल्प कर सकता था। तो वो करता भी है, पर इस चीज में तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो बस वो वेट करती है। इधर मिस्टर वेन आते हैं उसके भाई के पास, और वो उससे जाके पूछते हैं कि तुमको पता है तुमको कौन सा बीमारी है? वो कहता है कि नहीं, जिसपे मिस्टर वेन उसको कहते हैं कि तुमको ऐसा बीमारी है जिसमें तुमको बार बार ब्लड का नीड पड़ेगा, इसका मतलब तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते, और वैसे जो तुम्हारा ब्लड ग्रुप है वो भी बहुत रेयर है, तो वो ब्लड मिलना भी इजी नहीं होता। पर तुम बहुत लकी हो, क्योंकि तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, और वैसे तुम सोचे हो कि तुम्हारी बहन मेरे घर पे क्या करती है, क्योंकि वो मेरे काम की है, और अभी हमारा कंपनी वांग ग्रुप के साथ कोऑपरेट करने वाला है, और वो किस शर्त पे पता है? तुम्हारी बहन के एक्सचेंज करने पे। पर तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा बात मानेगी मेरा, क्योंकि तुम्हारा लाइफ जो मेरे हाथ में है। अब ऐसे ही बोल बोल के बेचारे को इतना गिल्ट में वो डाल देता है, और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे। वो आज बहुत खुश थे, क्योंकि आज उसके भाई को ब्लड मिलने वाला था। वो आदमी आ गया था जो ब्लड डोनेट करेगा, पर अब शायद इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जब हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब वो अपने भाई को बाहर पड़ा हुआ देखती है। चीखते चिल्लाते डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। वैसे इस टाइम पे भी जिंगचेंग का आदमी उनको कॉल कर रहा था, पर वो इतना बिजी थे कि वो कॉल देख ही नहीं पाते। पर इधर उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। नर्स उसको एक लेटर देती है जो उसका भाई लिखा था। उसमें लिखा था कि मैं जा रहा हूँ, प्लीज मेरे लिए उदास मत होना, ना ही मेरे लिए रोना। मैं अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम जैसा जिंदगी चाहती थी तुम वैसा ही जियोगी। अब ये सब पढ़ के वो रोने लगती है। इतनी देर में उसकी बॉडी को वहाँ से लेके जाया जा रहा था, तभी वहाँ पे मिस्टर वेन आते हैं फालतू का सिंपैथी जताने के लिए। और जिस टाइम पे जायची का नजर नहीं था, उस टाइम पे डॉक्टर को बोल भी देते हैं कि ये मेरा आदमी है, तो इसका बॉडी आप मुझे दे दीजिएगा। डॉक्टर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो बॉडी को तो लेके जाया जाता है। पर जायची आके मिस्टर वेन से पूछते हैं कि वो अचानक से खुद को क्यों मार लिया। वो कहते हैं मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं तो बस कल आया था इसका हाल चाल पूछने के लिए, और इसको बता रहा था कि इसकी बहन इसके लिए कितना कुछ करती है। अब ये सब सुन के उसको तो मन कर रहा था कि उसको खत्म कर दे, पर ऐसा कुछ वो करती नहीं है। वो ठंडे दिमाग से काम करती है, चली जाती है फिलहाल वहाँ से। इधर घर पे यूयू लेके आई थी वांग को, क्योंकि वो चाहते थे वेंग ग्रुप के साथ वांग ग्रुप का कॉपरेशन हो। अब उस टाइम पे जिंगचे का आदमी उन
लोग को रोकता तो है, पर अब और उन लोग का बस नहीं चलता क्योंकि उन लोग का कब्जा खत्म हो चुका था। और वैसे साथ में यूयू ये भी कही थी कि पुलिस आ रहा है तो उन लोग को वहाँ से जाना पड़ता है। तो अब वांग फैमिली और विन फैमिली के बीच में जो कोऑपरेशन हो रहा था उसका सारा बात भी हो जाता है। और यूयू बहुत प्राउडली जाके अपने पापा को बताती है कि आज उसकी वजह से उसका भाई और उसकी मम्मी बची है और साथ में विन फैमिली भी। पर उसके पापा इस बात से नाराज थे कि वो पुलिस को कैसे बुला सकती है और इसके लिए तो वो उसको मारते भी है, पर रीजन नहीं बताते, पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं। पर हाँ, इतना जरूर बोलते हैं कि चाची से कंपेयर करने लायक अभी तुम्हारा दिमाग नहीं हुआ है। तो वो तो वहाँ से चली जाती है, पर ये सब चीज चाची भी देखती है, पर उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो आती है मिस्टर वेन के पास क्योंकि वो उसको बुलाए थे। पर क्यों? तो वो वापस से एक सौदा करते हैं। उसके भाई के अस्थि के बदले उसको वेन फैमिली का हेल्प करना होगा वांग फैमिली के साथ कोऑपरेट करने के लिए। इन शॉर्ट उसको एक नाइट स्पेंड करना होगा वांग के साथ, सिर्फ इसी शर्त के बदले उसको उसके भाई का अस्थि मिलेगा। अब उसको करने का मन तो नहीं था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसको लेके जाके रूम में बंद कर दिया जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है जिंगचेंग पे। फाइनली उनका डेटा रिकवर हो गया था, यानी कि विन ग्रुप के क्राइम का एविडेंस। तो अब इस टाइम पे उनको उनकी स्टाफ आके बताती है कि उनके फोन पे ढेरों कॉल्स आया हुआ है। पर ऐसा भी क्या हो गया, तो जायची के भाई का डेथ हो गया। अब ये पता होते ही वो वहाँ से निकल जाते हैं चाइना वापस आने के लिए। इधर यूयू फिर से आती है उसको सुनाने के लिए, क्योंकि अब तो उसके पापा से उसको चाटा भी पड़ा, वो भी सिर्फ चायची की वजह से। तो बस यही सबका भड़ास निकाल रही थी। उसका तो बस चले तो वो उसको अभी मार दे, पर चायची भी कम नहीं थी। वो उसको इस बार अच्छे से वार्न कर देती है और ऐसे करती है जिससे अब उसके अंदर तो हिम्मत नहीं बचता उससे और भिड़ने का। और बातों ही बातों में उसको इतना पता भी चल जाता है कि वो मान चुकी है। अब किस चीज के लिए मान चुकी है ये उसके भाई को समझ में आता है, क्योंकि उसका भाई भी वहाँ पे था, उससे बातें कर रहा था। तो पता चलता है कि वो वांग से बात करने गया था। तो वांग उसको बताया था कि वो और जायची दोनों कॉलेज मेट्स थे। हाँ, वो उसको पसंद तो करता था, पर ऐसा नहीं कि वो जायची से शादी कर ले। वो बस उसका यूज करना चाहता था एक नाइट के लिए, एंड दैट्स ऑल। इधर जायची अपने आदमी को बोली हुई थी वो रात कैसे भी करके हासिल करने के लिए, पर अभी तक हो नहीं पाया था। पर अब वो रात आ जाता है जब उसको वांग के पास जाना था। उसका हाथ पाथ अच्छे से बांध के उसको लेके जाया जाता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पे वांग भी आता है। वो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। आते ही उस पर टूट पड़ता है। ऑब्वियसली वो खुद को डिफेंड करते रहती है, पर इतनी देर में आ जाते हैं उसको हीरो भी वहाँ पे। और आते ही सबसे पहला क्वेश्चन जायची से करते हैं कि इसने तुम्हें छुआ क्या? वो कहती है नहीं, पर फिर भी वो उसको कूटते हैं बहुत अच्छी तरीके से। पर अच्छे से कूट नहीं पाते क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी अपना हाथ रिलीज करके आके उसको बहुत मारती है। तब अच्छे से मारने के बाद वो उसको लेके जाते हैं वहाँ से दूसरे रूम में। वो उसको बताते हैं कि उनको एविडेंस मिल गया, पर डेटा रिकवर नहीं हो पा रहा था, इसी में टाइम लगा। वो कहती है कोई बात नहीं। इस पॉइंट पे वो उसको कहते हैं कि तुम अपना हाथ कैसे फ्री की? अब वो कुछ बोले इससे पहले उसको कॉल आता है और उसको बताया जाता है कि उसके भाई का अस्थियां मिल गया है। तो अब इस पॉइंट पे वो भी उससे फोन लेके कह देते हैं कि लोकेशन भेज दो, वो लोग चले जाएंगे। पर पहले वो उसको कहते हैं कि तुम अभी विन फैमिली में मत जाना, होटल में कुछ दिन रुको जब तक मेरा विला रिनोवेट नहीं हो जाता। उनकी ये बात सुन के वो कहती है कि कोई बात नहीं, अब से मेरे मैटर में पड़ने का तुमको कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद का अफेयर खुद से डील कर लूंगी। अब उसका ये बात उनको समझ में नहीं आता। वो मतलब पूछते हैं जिसमें वो कहती है थैंक यू इतने दिनों के लिए। वो कहते हैं थैंक यू? मैंने तुम्हें अपना दिल दिया है, इसके लिए सिर्फ थैंक यू? अब इस पॉइंट पे वो आगे उससे पूछते हैं कि अगर मैं आज नहीं आता तो क्या करती तुम? वो दिखाती है कुछ। इट मीन्स वो अपना जुगाड़ लेके आई थी अपने साथ। अगर वो नहीं भी आते तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी थी और अपने भाई का अस्थि तो वो ढूंढ ही ली थी। अब ये सब समझते ही वो समझ जाते हैं कि वो उनका यूज की है, पर फिर भी वो उसको कहते हैं कि अपना वर्ड्स क्लियर करो। वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं विन फैमिली से कोई भी रिश्ता ना रखूं। इतना बोलकर वो जाने लगती है। वो उसको समझाते हैं कि मैं तो तुम्हारी ही साइड हूँ ना, मैं खुद ही विन फैमिली के हर एक मेंबर से नफरत करता हूँ, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब ये सुन के भी वो कुछ नहीं कहती, तो वो आके उसको पीछे से पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ विन फैमिली का मेंबर नहीं हूँ, मैं लू ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहती है मुझे पता है। अब ये सुन के वो शॉक कि तुमको कब पता चला? वो कहती है विन फैमिली में आने के 5 मिनट पहले मुझे पता चल गया था। अब उसका बात सुन के वो श्योर हो जाते हैं कि वो उनको यूज कर रही थी, पर फिर भी वो उसको किस करते हैं। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बस उनका हो जाता है तो चली जाती है वहाँ से। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। दोनों दोस्त जाती है उसके भाई के ग्रेव पे, वहाँ पे रहती है, अपने भाई से बातें करते रहती है। तभी उसके फ्रेंड को कॉल आता है उसके भाई का और उसको पता चलता है कि वो वीडियो रिकवर हो चुका है। तो अब दोनों भागते हैं वहाँ पे। वो वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि मिस्टर वेन अपने बेटे के कार के साथ छेड़छाड़ खुद ही कर रहे थे और ये साफ साफ दिख रहा था उस वीडियो में। तो अब उसके पास एविडेंस भी आ चुका था मिस्टर वेन के खिलाफ और वो चाहती थी कि वो अपने हाथों से ये एविडेंस पुलिस को दे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वेन फैमिली में। वो लोग को भी पता चल गया था कि होटल में क्या क्या हुआ था। इट मीन्स उन लोग को भी पता चल चुका था कि वो दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। पर फिलहाल उन लोग को कुछ और भी पता चलता है और वो ये कि लिंग शिंग लू ग्रुप के प्रेसिडेंट है। तो अब ये पता चलने के बाद उसको लिंग सिंह पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उस टाइम पे 2 ऑफिसर्स आते हैं और उनको अरेस्ट करके लेके जाते हैं, जो भी एविडेंस जायची दी थी ना पुलिस को उस वजह से। अब इधर मिस्टर वेन का क्या हालत हुआ है ये जायची को भी पता चलता है और उसको तो अच्छा ही लग रहा था। तो अब उसकी फ्रेंड उससे उसका अगला प्लान पूछती है। वो कहती है कुछ
कुछ खास नहीं, बस अब्रॉड जाना है और खुद का ज्वेलरी ब्रांड क्रिएट करना है। तो अब ये सब बातें होने के बाद दोनों दोस्तों उसी टाइम निकल जाती है। वैसे 3 दिनों से उसको फॉलो जिंगचिंग भी कर रहे थे। तब उनका आदमी उनसे पूछता भी है कि हम लोग उनको फॉलो क्यों कर रहे हैं, पर इस टाइम पे वो उससे वेन फैमिली का हालत पूछते हैं, जिसमें उनका आदमी उनको सब कुछ अच्छे से बताता है, पर साथ में ये भी पूछता है कि हम मिस्टर वेन के खिलाफ कब एविडेंस हैंड ओवर कर रहे हैं पुलिस को, जिसमें वो कहते हैं कि वेन फैमिली का हालत थोड़ा सुधरने तो दो, उसके बाद फिर बिगाड़ने के लिए हम तो रेडी हैं ही। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उन दोनों पे। वो फाइनली अब्रॉड जा रही थी। हाँ, उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम सच में अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिलना चाहती हो। वो कुछ नहीं कहती, पर उसको इतना तो पता रहता है कि वो उसको फॉलो कर रहे, पर फिर भी वो चली जाती है और उसको जाता जिंगचिंग भी देखते हैं, पर वो भी कुछ नहीं कहते। वो वेट करते हैं उसके वापस आने का, क्योंकि उनके हिसाब से अगर वो खुद से उनको एक्सेप्ट करे तब कोई बात बने, वरना पीछा करने का क्या ही मतलब। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बहुत दिन बाद। वो एक ही डिजाइन का रिंग बहुत सारा जमा कर रखे थे और आज उनको एक रिंग मिलता है जो यूजुअली मेंग नाम के डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ जैसा लग रहा था। तो वो उनसे कहते हैं पता लगाओ कौन सा कंपनी ये डिजाइन किया है। अब वो पता लगाता है तो पता चलता है कि शेंगसी ज्वेलरी ग्रुप और वहाँ के चीफ डिजाइनर शेंग जाइची थी। तो अब ये जानने के बाद वो सीधे जाते हैं उसकी फ्रेंड के पास। वो उससे पूछते हैं कि शेंग जाइची ये मेंग है क्या। वो कहती है मुझे नहीं पता, पर वेन फैमिली तो कभी उसको डिजाइन करने दिया नहीं और वो हमेशा उनकी बात भी सुनती थी। अब इस पॉइंट पे उनको उसके हाथ का ब्रेसलेट दिखाई देता है, तो वो पूछते हैं कि ये तुमको कौन दिया। वो कहती है कि जाइची दी। तो वो समझ जाते हैं जो भी उनको समझना था। वो खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं, पर वो जाते हैं वेन फैमिली के बेटे के पास, जिसको उनका आदमी उठा के रखा हुआ था। उनको बस कुछ क्वेश्चंस का आंसर जानना था। वो सीधे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा फैमिली जाइची को कभी भी डिजाइन करने क्यों नहीं दिया। वो कहता है यूयू भी बहुत अच्छा डिजाइन करती थी और उसका डिजाइन मिनटों में बिकता था, तो फिर जाइची को उसके सामने डिजाइन करने का क्या जरूरत था। अब इतना सुन के वो उससे दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारे पापा अपने खुद के बेटे को क्यों मारे। वो कहता है क्योंकि वो भी जाइची को पसंद करते थे, बचपन से उसका अलग तरीके से ध्यान रखते थे। वैसे मेरे बड़े भाई को ये चीज पसंद नहीं था, वो पापा से लड़ा करता था, पर वो ये बात भी जानता था कि घर में जो पापा कहेंगे वही होगा। तो अब ये सारी बात सुन के उनको समझ में आ जाता है कि वो पूरे वेन फैमिली से इतना नफरत क्यों करती है और वो उनको भी पसंद क्यों नहीं करती। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जाइची पे। उसकी स्टाफ आके उसको बताती है कि एक कस्टमर है जो कि आपका डिजाइन किया हुआ सब कुछ खरीद रहा है। तो वो भी देखना चाहती है उस कस्टमर को और देखते ही पहचान जाती है, क्योंकि ये कोई और नहीं जिंगचिंग ही थे। तो वो कुछ आगे बोले इससे पहले उसकी स्टाफ बताती है कि चाइना में एक और कंपनी है, वो आपका किया हुआ सारा डिजाइन का कॉपी बना के बेच रहा है वहाँ पे, और वो भी आधे दाम में। अब वो भी जानना चाहती थी उस ज्वेलरी कंपनी का नाम, तो पता चलता है कि वांग्स ज्वेलरी को लिमिटेड। अब ये सुन के उसको समझने में देर नहीं लगता कि ये कंपनी है किसका, पर फिर भी उसकी स्टाफ कहती है कि उस आदमी का कहना है कि आप मिंग का डिजाइन किया हुआ सारा डिजाइन बनाती है, तो जब आप कॉपी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और वैसे भी अब लीगली तरीके से उसको हैंडल करना है। अब ये सुन के वो वापस चाइना आने के लिए रेडी हो जाती है। इधर ये वांग कॉपरेशन के बारे में पता चलता है जिंगसिंग को भी, तो वो चाह रहे थे शेंग ग्रुप के साथ कॉपरेट करना। तो अब कॉपरेशन का बात करने के लिए वो पहुंच जाते हैं जाइची के पास। वैसे उनका कंपनी भी कम्प्लीटली अलग था, इसलिए जाइची भी कहती है कि तुम मेरे कंपनी के साथ कॉपरेट करने के लिए क्यों तैयार हो गए। वो कहते हैं कि मुझे बस तुम्हारा डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो कहती है पर इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का क्या जरूरत है, पर वो चाहते थे कोऑपरेट करना। वो कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ कि तुम 2 वेडिंग रिंग्स बनाओ कपल जैसा, जो पूरी दुनिया में पूरा यूनिक हो, ताकि मेरा और मेरी फियांसे का शादी अच्छे से हो पाए। अब ये सुन के तो उसको यही लगता है ना कि उनके फियांसे है। वैसे ये कंफ्यूजन वो लोग क्लियर भी नहीं करते अभी। तो अब वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते रहते हैं, तभी ढेर सारा मीडिया वहाँ पे आ जाती है उनको कवर करने के लिए, क्योंकि उनका कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा था और वो एक ज्वेलरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर रहे थे। तो इसका मतलब उन दोनों में अफेयर चल रहा है क्या। अब वो लोग कुछ बोले इससे पहले एक आदमी आके जाइची की तरफ ऑयल फेंकता है, पर बीच में वो आ जाते हैं तो वो भीग जाते हैं। पर उनको और कुछ हो इससे पहले गार्ड्स उसको लेके जाता है वहाँ से। तो अब वो उनको अपने ऑफिस लेके जाती है। वहाँ पे उनका कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो पूछते हैं कि मेरा कपड़ा यहाँ क्या कर रहा है, जिस पे वो कहती है कि वेन फैमिली तो सील्ड हो गया है ना, तो मैं गई थी कल रात में वहाँ पे और जो भी सामान था बस ले आई अपने साथ और कुछ नहीं, बस टाइम नहीं मिला तुमको देने के लिए। पर इसके आगे कोई और बात नहीं होता। वो जाते हैं चेंज करके आते हैं। वैसे वो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्टेड फील जरूर कर रही थी, इसलिए वो उनको अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है, पर उसके हाथ से फ्लावर बेस गिर जाता है और वो उसको झट से बचाते हैं, जिससे उनके हाथ में चोट लग जाता है। तो वो जल्दी से उनके चोट पे मरहम लगाने लगती है, पर वो कहते हैं कि बहने दो खून, ये वेन फैमिली का खून है, अगर बहेगा तो सही रहेगा। पर वो उनको कहती है कि तुम हो और वो है। इतना बोल के वो चुपचाप उनके चोट पे मरहम लगाने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वांग और जाइची दोनों अपने कॉलेज आते हैं। वहाँ उसके प्रिंसिपल भी थे। वैसे वांग तो पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके प्रिंसिपल उससे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो गोल्ड मेडल विनर है। पर ऐसा कुछ नहीं है। वो जाते हैं जाइची से मिलने के लिए और वैसे वो उनको थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि आज उन्हीं के कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसके कंपनी का। तो अब थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है। उसका डिजाइन किया हुआ सारा डिजाइन वहाँ पे पड़ा हुआ था और आज वो एक्सप्लेन करती है कि उसका डिजाइन मिंग से कॉपी किया हुआ डिजाइन क्यों लगता है, क्योंकि वो ही मिंग है। तो अब सबको समझ में आ जाता है कि हाँ वो कितनी बड़ी डिजाइनर है और वो
सिर्फ ब्रॉन्ज ही नहीं, सिल्वर गोल्ड सारा मेडल जीत के बैठी हुई है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा था सामने सभी के। तो वो तो अपने एंड से सब कुछ क्लियर कर दी थी, पर वांग मुंह छुपा के वहाँ से भागने लगता है। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि तुम तो बोलते थे कि तुम मिंग के बेस्ट फ्रेंड हो, पर तुमको तो यही नहीं पता कि मिंग है कौन। तो अब सब उसको कहने लगता है जायची से माफी मांगने के लिए, और हाँ, उसको माफी मांगना पड़ता है। पर जायची को माफी नहीं चाहिए था उसका। वो कहती है कि अब उसको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका दाम 5% कम करके बेचना पड़ेगा, और ये बात उसको मानना पड़ता है। अब ये सारा न्यूज तो वैसे जिनसेंग भी देख रहे थे, और उनको पहले से ही पता था कि जायची ही मिंग है, तो इस बात को लेके तो वो शॉक नहीं होते। पर हाँ, विंग कंपनी के लिए वो जरूर कहते हैं कि सभी को बोल दो कि उसके कंपनी के साथ कोई भी कोऑपरेट ना करे। मतलब अगर कोई वांग कंपनी के साथ कोऑपरेट करना चाह रहा है, इसका मतलब वो लू ग्रुप के अगेंस्ट है। तो अब ये सब होने के बाद वो फिर से जाती है अपने भाई के ग्रेव पे, पर वहाँ पे आ जाती है यूयू, और वो उस पे चाकू से एकदम हमला कर देती है, पर उसको कुछ नहीं हो पाता। वहाँ पे जिंगचेंग भी आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। तो अब उनका आदमी यूयू को जब तक लेके जा रहा था पुलिस स्टेशन, तब तक उसका भाई आके हमला कर देता है जिंगचेंग पे, और सच में कर देता है हमला। तो अब उनको जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है, ऑपरेशन चलते रहता है, और ऑपरेशन के बाद डॉक्टर आते हैं। वो पूछते हैं कि इस पेशेंट के फैमिली मेंबर आप ही हैं? वो कहती है हाँ। तो वो कहते हैं कि हार्ट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए और मैं उसे नहीं बचा पाया। अब ये सुन के वो दोनों ही टूट जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उनका बॉडी लाया जाता है, वो लोग उनको पकड़ के खूब रोते हैं, नाम भी लेते हैं, उठने के लिए भी कहते हैं। इस मोमेंट पे डॉक्टर कहते हैं कि क्या नाम लिया आपने पेशेंट का? वो नाम बताती है सही से, जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, ये वो नहीं है। तब चेहरा देखती है तो वाकई में वो नहीं रहते। तो वो थे कहाँ? तो वो सही सलामत सामने से चले आते हैं। वो जाके उनसे लिपट जाती है। वो कहते हैं कि क्या सोची थी, मर गया मैं? वो जल्दी से उनका मुंह कवर करती है और कहती है ऐसा बिल्कुल मत बोलना। एंड देन पूछती है कि तुम अभी भी सिंगल हो? वो कहते हैं कि हाँ, मेरी कोई फियांसे नहीं है, शुरू से अंत तक सिर्फ तुम ही हो जो भी हो, और मैंने रिंग डिजाइन करने के लिए भी इसलिए कहा था ताकि तुम मेरी हेल्प करो, वरना मुझे डर लग रहा था अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर दी तो। अब इतना बोल के वो रिंग निकालते हैं। हाँ, वो बहुत खास तो नहीं था, पर इस टाइम पे जायची के लिए वो सबसे बेस्ट रिंग था। तो वो भी उसको रिंग पहना देते हैं और वो भी पहना देती है, एंड साथ में कहती भी कि अब से खुद को सिंगल मत बोलना। और बस दोनों इसी के साथ एक हो जाते हैं और हमारा कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।